हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 7 तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उनके ऊपर हम बात करेंगे, उनको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। बेटा देखिए, इसका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाला, इसका क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 71 आपके सपोर्ट मटेरियल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार आने वाला है। अंकीय विभाजन क्या है? किसी देश में अंकीय विभाजन किस प्रकार परिलक्षित होता है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की समान पहुंच नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो देश हैं विश्व के वो 3 भागों में बटे हुए हैं: विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। तो जो विकसित देश हैं बेटा, वो इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। वो अपने नागरिकों को सभी प्रकार की सूचनाएं बहुत तेजी से प्रदान कर पा रहे हैं, क्योंकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उनके यहाँ सबसे ज़्यादा विकसित है। इसलिए जो देश पिछड़े हुए हैं वो ये अपनी जनता तक, अपने लोगों तक, अपने नागरिकों तक सरलता से और बहुत शीघ्रता से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए वो इस दौड़ में पीछे हैं। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं, और इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। और बेटा एक देश के अंदर भी ये पाया जाता है। आपने देखा है कुछ नगर बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, वहाँ पर संचार की आधुनिक सुविधाएं होती हैं, लेकिन वहाँ के रूरल एरियाज़ में संचार की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर प्रौद्योगिकी ज़्यादा विकसित नहीं होती। तो देश के भीतर, देश के बाहर, पूरे विश्व में इस तरीके का अंकीय विभाजन विद्यमान है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी जहाँ जितनी ज़्यादा विकसित है वहाँ ये सबसे अच्छा है। तो अब आपको पता चला अंकीय विभाजन क्या होता है। देशों के भीतर भी अंकीय विभाजन मैंने आपको बता दिया है, देशों के भीतर भी अंकीय विभाजन है। उदाहरण के लिए भारत और रूस के अलग अलग भागों में इस प्रकार इस प्रौद्योगिकी के विकास में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश के बड़े बड़े नगरों, महानगरों और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में इस सुविधा से वंचित है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंकीय विभाजन, इसे अच्छे से आप कर चुके होंगे अब तक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चतुर्थक सेवाओं को ज्ञानोन्मुख सेक्टर क्यों कहा जाता है? चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत बेटा कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे अनुसंधान एवं ज्ञानोन्मुख सेक्टर कहा जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेक्टरों से बड़ी संख्या में चतुर्थक में और चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक होती है। आप जानते हैं जो देश अविकसित अवस्था में हैं या धीरे धीरे विकासशील अवस्था में आ रहे हैं, उन देशों में प्राथमिक क्रियाएं ज़्यादा मात्रा में होंगी। वहाँ के 75% या उससे ज़्यादा नागरिक प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। जैसे जैसे देश में शिक्षा का प्रचार होता है, चिकित्सा सुविधाएं आती हैं, संचार और प्रौद्योगिकी में तरक्की होती है, जनता साक्षर होती है, तो धीरे धीरे सभी देश विकास की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और उन देशों में तृतीयक, चतुर्थक और पंचम सेक्टर में लोग तेजी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को छोड़कर। एक ही प्रकार का काम तृतीयक या चतुर्थक दोनों हो सकता है। जैसे अध्यापक तृतीयक श्रेणी में है, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम में संलग्न होकर किसी भी प्रकार का आविष्कार करता है तो वो चतुर्थक में शामिल हो जाएगा। यह आपको एग्जाम्पल से पता चला। ठीक है बेटा, आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए।
व्यापार में क्रय विक्रय के लिए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई संग्रहण एवं विपणन केंद्र जन्म लेते हैं, जिन्हें हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय बाजार केंद्र। इस तरीके से व्यापार भी बेटा दो प्रकार से किया जाता है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार, इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो वे निर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं बेटा जो किसानों से उनकी पूरी फसल खरीद लेते हैं और फिर उन्हें शहर में बाजार में बेचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से बड़े बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं एवं रोजगार प्राप्त करते हैं। फुटकर व्यापार ये उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। हमारे आपके घर के पास वाले किसी भी स्टेशनरी शॉप, ग्रोसरी शॉप, सब्जी वाले, छोटी सब्जी मंडी, बेटा ये फुटकर व्यापार में आते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं डायरेक्ट, और जिनसे वो लोग सामान खरीदते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, वो थोक व्यापारी होते हैं। जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो फुटकर व्यापारी होते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, पेज 74। बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप कई देशों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खुले हैं। इस कथन का 3 उपयुक्त उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिए। बाह्य स्रोतन का मतलब अपना कार्य स्वयं ना करके किसी बाहरी व्यक्ति से कम दाम पर करवाना बाह्य स्रोतन कहलाता है। बाह्य स्रोतन बाहरी एजेंसी को कार्य में कुशलता एवं लागतें कम करने के लिए प्रदान करता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन योग्य नवयुवकों को एवं नवयुवतियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। बड़े बड़े जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो अपने यहाँ का टेलीकॉलिंग का सारा काम विकासशील देशों के नवयुवक और नवयुवतियों के लिए, यंग जनरेशन को उन्होंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसलिए भारत में और भारत जैसे कई देशों में बहुत सारे BPOs खुल गए हैं, जिन्हें हम कॉल सेंटर के नाम से भी जानते हैं, और हमारे यहाँ की यंग जनरेशन को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं बेटा। बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में भी सक्षम बनाता है, और इसी कारण नगरीय क्षेत्रों में साइबर कैफ़े का चलन बढ़ गया है। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन ने कई क्षेत्रों को बढ़ाया है। KPO, BPO, इनको हम बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम से जानते हैं। जैसे ही हमारे देश में इंटरनेट का प्रचार प्रसार हुआ था सन 2000 के बाद, वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे कॉल सेंटर्स और BPOs चलन में आ गए थे। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन ने कई क्षेत्रों को बढ़ाया है, जैसे E-लर्निंग, आंकड़ा प्रक्रमण, E-बैंकिंग सेक्टर, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के 2 लोकप्रिय पर्यटक प्रदेश कौन से हैं? पर्यटन के महत्व का 4 बिंदुओं में वर्णन करें। विश्व के 2 पर्यटक प्रदेश हैं बेटा, एक तो भूमध्य सागर तट के चारों ओर का कोषण स्थान, और दूसरा भारत का पश्चिमी तट। इनका क्या महत्व है? आज ये विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। यहाँ का जो बेटा टूरिज्म है, पर्यटन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्यटन ने लगभग 25 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया है। पर्यटकों को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन अनेक स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। पर्यटन आधारित संरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार एवं शिल्प उद्योगों को पोषित करता है। तो टूरिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा पर्यटन से आप क्या समझते हैं? भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर क्यों उभरा है? भारत में महानगरों में अविकसित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत में बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं बेटा, वो पूरे विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं, और साथ ही साथ वो हमारे भारत के मुख्य पर्यटक स्थलों के दर्शन भी कर लेते हैं, वो घूम फिर लेते हैं, साथ ही साथ अपना इलाज भी अपने देश की अपेक्षा
कम पैसों में करवा लेते हैं। अगर हम विकसित देशों के संदर्भ में ये बात करते हैं तो भारत, स्विट्जरलैंड के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वाचन और पाराशार्य परीक्षणों तक का विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है। इससे बाह्य स्रोतन रोगियों को भी लाभ होता है और चिकित्सा पर्यटन में भारत का विशेष महत्व विश्व के मानचित्र पर हम देख पा रहे हैं। पिछले काफ़ी सालों से बहुत सारे हमारे पर्यटक भारत में चिकित्सा करवाने आते हैं और साथ ही हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा बेटा लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेवा क्षेत्र के 5 घटकों की व्याख्या करते हुए इस कथन का विश्लेषण कीजिए। किसी देश के आर्थिक विकास में सेवाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पहली सेवा हमारी वाणिज्यिक सेवाएं हैं। विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क और परामर्श की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। सेकंड, वित्त, बीमा, वाणिज्यिक और आवासीय भूमि और भवनों जैसी संपत्ति का जो क्रय विक्रय है आर्थिक विकास में, ये सभी योगदान देते हैं। थर्ड, उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने वाले थोक और फुटकर व्यापार तथा रखरखाव, सौंदर्य प्रसाधक तथा मरम्मत के कार्य जैसी जो ये सभी सेवाएं होती हैं, ये उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती हैं। 4, परिवहन और संचार सेवाएं, रेल, सड़क, जहाज और वायुयान सेवाएं आधुनिक समाज के लिए वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग में सहायता करती हैं। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों तथा विचारों का प्रेषण शामिल है। संचार सेवाएं तीव्र गति से हमारे संदेशों को पहुंचा देती हैं। 5, मनोरंजन, दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म और साहित्य की सेवाएं लोगों को मनोरंजन प्रदान करती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे बेटा। थैंक यू।